संधि का और स्वर संधि के जो दो उदाहरण हमने अब तक समझे थे, जिसमें एक था यण संधि और दूसरा था अयाति संधि। अब हम तीसरे संधि की तरफ चलेंगे। तीसरे संधि में कल जैसे मैंने आपको दो बताए थे गुण संधि के बारे में। गुण संधि के सूत्रों के अनुसार जो सूत्र हमारे सामने थे उनका प्रयोग कल हमने किया था। अब हम गुण संधि का जो तीसरा सूत्र है उसके अनुसार अपना अगला संधि और संधि विच्छेद का प्रकरण शुरू करेंगे। तीसरे सूत्र के अनुसार हमें स्वर ए और स्वर बड़ा ई इन दोनों का आपस में समावेश करवा करके स्वर ए की प्राप्ति करनी है। यानी कि हमें ऐसा स्वर लगाने हैं जिसमें ए और बड़ा ई एक साथ सम्मिलित होंगे और उसका स्वर हमें ए के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि ए और बड़ा ई मिलाकर के हमें ए स्वर ही प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए अब देखते हैं, जैसे हमने तीसरे सूत्र के अनुसार पहला शब्द लिया गणेश। गणेश शब्द हमारे सामने। अब गणेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें इस तीसरे सूत्र का ध्यान रखते हुए समझना होगा। तीसरे सूत्र के अनुसार जब हम गणेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है गण प्लस ईश। गण प्लस ईश यानी कि अण के अंदर हमारा ए स्वर छुपा हुआ है और बड़ा ई जो हमारा है वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है। इसलिए इस शब्द के विच्छेद करने पर गण प्लस ईशा शब्द हो जाएगा। यदि हम इसे छोटा ई बना देते हैं, जैसे हमने इसे ईशह लिख दिया, तो ईशह शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमें ईशह यानी कि ईश्वर और गण यानी सदस्य, ये शब्द सार्थक होता है गण प्लस ईश शब्द से। ये है हमारा गुण संधि का तीसरा उदाहरण, ए प्लस ई बराबर ए मिलाकर के। अगला शब्द हम लेते हैं सर्वेश। सर्वेश सर्वेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जिस तरह से हमने गणेश शब्द का संधि विच्छेद किया है उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम सर्वेश का भी संधि विच्छेद कर देंगे। सर्वेश का संधि विच्छेद करने के लिए हम लिखेंगे सर्वे प्लस ईश। अब हमारा शब्द आया सर्वे। क्या हमारा सर्वे शब्द सही है? क्या संधि विच्छेद करते समय हमें सर्वे शब्द का ही प्रयोग करना होगा? तो हमारा सर्वे शब्द निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि ए स्वर की ध्वनि हमें ए और ई को मिलाकर के देनी है। इसलिए हमारा शब्द सर्वे ना होकर के हमारा शब्द होगा सर्व। सर्व प्लस ई। सर्व में ए स्वर हमारा गुप्त है और ई स्वर हमारे सामने मौजूद है, और ए और ई का जब समावेश हो गया दोनों आपस में जुड़ करके ए स्वर का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा जो सर्वेश शब्द है वो सर्व प्लस ईश है, यानी कि सर्वेश शब्द के नाम से जाना जाएगा। सर्वेश शब्द वो हमारा बनता है। अगला शब्द हम जैसे लेते हैं सुरेश। सुरेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसी तरह से सुरेश का भी हमारा संधि विच्छेद चलेगा सुर प्लस ईश, यानी कि सुरेश। इसमें हम दिनेश भी ले सकते हैं, दिनेश। दिन प्लस ईशा, दिनेश। यानी कि गुण संधि के अंदर जो प्रमुख सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तब हमारा संधि विच्छेद का जो प्रकरण है, जो हमारा स्वर संधि का तीसरा भाग चल रहा है गुण संधि, उसमें हमें कहीं भी किसी दिक्कत का अनुभव नहीं होगा। हमारे सामने संधि विच्छेद के तरीके हैं, उनको समझ लेने के बाद में हमारे सामने पूरी तरह से ये समझ में आने की स्थिति संभव हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं तो हमारा चौथा सूत्र आता है आ प्लस ई बराबर ए, यानी कि ऐसा संधि विच्छेद करना है जिसमें पहले शब्द के आखिरी वर्ण को आ शब्द से समाप्त किया गया हो, जिसमें आ स्वर समाहित किया गया हो।
ऐसे शब्दों का हमें अब संधि विच्छेद करना है। तो आ प्लस ई का जो संधि विच्छेद करते हैं तो उसके लिए हम जैसे शब्द लेते हैं रमेश। रमेश शब्द के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए हमें करना पड़ेगा रमा प्लस ईश, क्योंकि रम माने कुछ नहीं होता, रमा माने किसी लड़की का, किसी स्त्री का नाम हो सकता है, इसलिए रमा प्लस ईश। रमा के अंदर हमारा आ जो स्वर है वो मौजूद है, इसलिए इसमें गुण संधि होती है, क्योंकि इसमें आ प्लस ई बराबर ए का जो समावेश है तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। संधि विच्छेद को समझने के लिए हमें संधि की परिभाषा के साथ साथ उसके जो प्रमुख सूत्र हैं उनको थोड़ा सा अपने नॉलेज में, अपने ध्यान में लाना होगा, जिससे कि हमें संधि विच्छेद करते समय, उसमें संधि पहचानते समय किसी भी तरह की कोई दिक्कत का अनुभव ना हो। अगला शब्द हम लेते हैं जैसे गंगेश्वर। गंगेश्वर, गंगेश्वर शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये शब्द बीच में हमारा मौजूद है, हमारा स्वर मौजूद है, उस स्वर को ही हमें तोड़ना है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा प्लस ईश्वर। ईश्वर हमारा मौजूद है और गंगा शब्द के अंदर आ स्वर हमारा आ रहा है, इसलिए ये शब्द हो जाता है गंगेश्वर, यानी कि गंगा प्लस ईश्वर। गंगेश्वर शब्द मिलकर के हमारा शब्द पूर्णतया सार्थक सिद्ध होता है, हमारा गुण संधि का जो उदाहरण है पूरी तरह से सिद्ध होता है गंगेश्वर। अब जैसे अगला शब्द हम लेते हैं उमेश। उमेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसी तरह से हमें आ और ई का प्रयोग करते हुए उमेश का प्रयोग करना पड़ेगा। उमेश का जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है हमारा उमा प्लस ईश, यानी कि उमेश। उमा शब्द में हमारी आ जो स्वर है वो मौजूद है, इसलिए ये हो गया उमेश। इसी तरह से और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे हम अगला शब्द ले लें महेश। महेश शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो महेश शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए वही हमें बीच का स्वर पकड़ना पड़ता है। बीच में हमारा ए स्वर यहाँ है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो सकता है महा प्लस ईश, यानी कि महेश। इसी तरह से हम अन्य शब्दों के भी इस सूत्र के अनुसार संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सूत्र की तरफ, जिसमें आता है ए प्लस उ बराबर ओ, यानी कि हमारा जो शब्द होगा उस शब्द के अंदर ओ शब्द की आवृत्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के पास हमारे पहले शब्द का आखिरी वर्ण ए और बाद के शब्द का पहला वर्ण जो है उसमें स्वर उ होना चाहिए, और दोनों का समावेश होने के बाद ही ओ शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। ऐसे शब्द को हमें अब इस नए सूत्र के अनुसार बनाना होगा। जैसे हम शब्द लिखते हैं आया प्लस उ मिलाकर के हमने शब्द लिया सूर्योदय। हमारा शब्द आया सूर्योदय। सूर्योदय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, सूर्योदय का संधि विच्छेद करने के लिए हमें ओ स्वर को पकड़ना है। ओ स्वर हमारा यो के अंदर छिपा हुआ है, जिसे हमें अलग करना है। जब हम ओ शब्द को अलग कर देते हैं तो हमारा हो जाता है सूर्य प्लस उदय। सूर्य के अंदर हमारा ए स्वर छिपा हुआ है और उ स्वर जो है वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर मौजूद है, इसलिए हमारा शब्द हो गया सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अगला शब्द हम लिखते हैं परोपकार। परोपकार, परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो परोपकार के लिए भी हमें बीच के शब्द को ही पकड़ना पड़ेगा। यहाँ दो शब्द के अंदर हमारा ओ जो स्वर है वो छिपा हुआ है, तो परोपकार का संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा पर प्लस उपकार। इसमें भी रै शब्द के अंदर हमारा ए स्वर छिपा है और उ स्वर हमारे सामने स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। ये हो गया हमारा पर प्लस उपकार यानी कि परोपकार। इसमें ए प्लस उ को मिलाकर के नया शब्द बनाना है। अगला शब्द है हमारा वृक्षोपरि।
वृक्षोपरि, यानी कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष प्लस ऊपरी। वृक्ष के अंदर हमारा ए स्वर गुप्त है, छिपा हुआ है, और ऊपरी में ऊ स्वर हमारे सामने मौजूद है। तो ये गुण संधि का पांचवें सूत्र के अनुसार ए प्लस ऊ बराबर ओ मिलकर के दो शब्द बनते हैं, उसके अनुसार ये शब्द है। अगला एक और शब्द हम देखते हैं, हितोपदेश। हितोपदेश, हितोपदेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें बीच का जो ओ स्वर है जो कि तो के अंदर छिपा है उसे अलग करना होगा। उसे अलग करने के लिए इसके टुकड़े जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हित प्लस उपदेश। हित के अंदर हमारा ए स्वर छिपा हुआ है, गुप्त है, तो उपदेश हमारे सामने स्पष्ट तौर पर मौजूद है, इसलिए हमारा ये शब्द हो गया हित प्लस उपदेश, यानी कि हितोपदेश। नेक्स्ट में चलते हैं हम छठे सूत्र के अनुसार, इसमें आ प्लस उ का समावेश हमें करना है, यानी कि शब्द का पहला जो शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण आ होना चाहिए और बाद के वर्ण का पहला स्वर उ होना चाहिए। तो इसका हम शब्द देखते हैं, जैसे महोदय। महोदय, जब महोदय शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे स्वर में आ की आवृत्ति होनी चाहिए। हमारा जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आ स्वर की आवृत्ति होनी चाहिए, और जो संधि विच्छेद के बाद का शब्द है उसका पहला स्वर ऊ होना चाहिए। तो हमने महोदय शब्द लिया, महोदय शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वर कहाँ आ रहा है। तो हमारा स्वर महोदय के अंदर आ रहा है, तो महोदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महोदय का संधि विच्छेद करने के लिए हम इसी के टुकड़े करेंगे, तो ये हो जाएगा महा प्लस उदय। हा शब्द के अंदर आ स्वर की आवृत्ति हुई है और उ स्वर हमारे सामने पहले से मौजूद है, इसलिए महोदय शब्द भी गुण संधि का ही एक उदाहरण है, लेकिन आ प्लस उ बराबर ओ सूत्र के अनुसार। अगला शब्द हमारा है परीक्षोत्सव। परीक्षोत्सव, और इससे हमने विसर्ग का भी प्रयोग कर लिया। तो जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो वही हमें शब्द के अंदर ओ स्वर की आवृत्ति जो हुई है उसे ध्यान में रखना है। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा परीक्षा प्लस उत्सव। छा शब्द के अंदर हमारे आ स्वर की आवृत्ति हो चुकी है, इसलिए हमारा शब्द बन गया परीक्षोत्सव, यानी कि गुण संधि का हमारा ये एक और उदाहरण। अगला शब्द हम देखते हैं गंगोदकम। गंगोदकम, गंगोदकम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो फिर से हमें वही शब्द पकड़ना है जहां हमारे स्वर की आवृत्ति हुई है, जहां हमारा स्वर छिपा हुआ है। गंगोदकम शब्द हमारा ओ में छिपा हुआ है, तो हम इसको यहीं से टुकड़े करते हैं, तो ये हो जाता है गंगा प्लस उदकम। आ और ओ मिलकर के ओ शब्द की आवृत्ति हो गई, इससे शब्द हमारा बना गंगोदकम। अगला शब्द लेते हैं हम ओदकांतम। ओदकांतम, अब इस शब्द के अंदर थोड़ी सी समस्या हमारे सामने आ सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले यही पकड़ना है कि हमारा जो स्वर है वो स्वर कहाँ है। तो हमारा स्वर जो ओ है, ओ के अंदर ही छिपा हुआ, यानी कि ओ स्वयं एक स्वर है। तो हमें इस शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो इस शब्द के टुकड़े हम यहीं से करेंगे। तो ओ शब्द को हम आ में परिवर्तित करेंगे, आ प्लस उदकांतम। आ और उ मिलकर के हमारा ओ बनता है, इसलिए आ और उ को मिलाकर के ओदकांतम शब्द जो हमारा है वो पूरी तरह से सटीक बैठता है, सही बैठता है। ये है हमारा आ प्लस उ बराबर ओ छठे सूत्र के अनुसार। आगे हम चलते हैं ए प्लस बड़े ऊ की तरफ।
सेम वही पैटर्न हमारा ओ स्वर ही हमारे शब्द के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ओ स्वर की पुनरावृत्ति हमारे शब्द में अवश्य होगी। शब्द जैसे हमने लिया एक कौन, एक कौन शब्द हमने लिया है। एक कौन शब्द में हमारा ओ छिपा हुआ है, ओ के अंदर हमारा जो स्वर है वो ओ के अंदर छिपा हुआ है। तो इसके लिए हम जब इसके टुकड़े करेंगे तो एक प्लस ऊन, ए स्वर हमारा आ गया और ऊ स्वर जो बड़ा ऊ है वो इस को के साथ में छिपा हुआ है, जिसे हमने अलग कर दिया। यानी कि ए और बड़ा ऊ मिलाकर के भी एक कौन शब्द बनता है। ए और बड़ा ऊ मिलाकर के भी स्वर संधि के गुण संधि का ही एक भाग कहलाता है। एक कौन प्लस ऊन यानी एक प्लस ऊन, ए और बड़े ऊ की आवृत्ति होकर के एक कौन शब्द हमारा बनता है। अगला शब्द हम देखते हैं जैसे गंगनोद्भ्रम। गंगनोद्भ्रम, जब इस शब्द के हम टुकड़े करेंगे तो हमें यही देखना है कि हमारा ओ स्वर कहाँ आ रहा है। तो गंगनोद्भ्रम में हमारा ओ शब्द आता है नो के अंदर। अब जब हम इसके संधि विच्छेद के रूप में देखते हैं तो हम इसी शब्द के टुकड़े करने के लिए इसको बना देंगे गगन प्लस उद्धर्वम। हमारा ए स्वर भी आ गया और ऊ स्वर हमारे सामने मौजूद है। तो ए और ऊ मिलकर के जो हमारा ओ शब्द हासिल होता है वो शब्द होता है गगन प्लस उद्धर्वम। आगे चलते हैं हमारे अगले सूत्र की तरफ, आ प्लस ऊ बराबर ओ, यानी कि हमारा वही शब्द है लेकिन केवल स्वर को चेंज कर रहा है। ए की जगह हमें आ की पुनरावृत्ति करनी है, ए की जगह हमें आ शब्द का प्रयोग करना है। जैसे हमारा शब्द होता है मोहर्णम, मोहर्णम। मोहर्णम शब्द जब हम संधि करते हैं तो ये हो जाता है हमारा महा प्लस ऊर्णम। इसमें आ और ऊ दोनों की आवृत्ति हो चुकी है। आ स्वर हमारा हा शब्द के अंदर छिपा हुआ है और ऊ जो है वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर मौजूद है। इसलिए आ और ऊ मिलकर के हमारा मोहर्णम शब्द गुण संधि का उदाहरण के रूप में पूरी तरह से सिद्ध होता है। अगला शब्द हम देखते हैं जैसे मायोजस्वी। अब जब इस शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम यही पकड़ना है कि हमारा ऊ कहाँ छिपा है, हमें ऊ को कहाँ से निकालना है। तो इस शब्द के संधि विच्छेद के लिए हमें यो शब्द को पकड़ना पड़ेगा। यो शब्द के द्वारा हमारे इस शब्द के संधि विच्छेद के टुकड़े होंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा माया प्लस ओजस्वी। आ और ऊ की आवृत्ति हो चुकी है। आ और ऊ की आवृत्ति होने के कारण हमारा ये शब्द गुण संधि का उदाहरण है वो सही बैठता है। अब चलते हैं हम अगले सूत्र के अनुसार जो हमारा नौवां सूत्र है ए प्लस री, और हमारा जो शब्द आएगा उसमें अर शब्द का प्रयोग करना है। ए प्लस री बराबर अर, अर शब्द का प्रयोग करते हुए हमें अपने शब्द को बनाना है, अपने शब्द को सिद्ध करना है। तो अपना शब्द हम लिखते हैं कृष्णार्थी। कृष्णार्थी, इसमें देखना है कि क्या अर शब्द की आवृत्ति हो रही है। कृष्णार्थी शब्द में अर शब्द इसके बीच में छुपा हुआ है, तो हमें उस अर शब्द को अलग करने के लिए ए प्लस री में टुकड़े करने पड़ेंगे। ए प्लस री में टुकड़े करने के लिए जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कृष्ण प्लस वृद्धि। कृष्ण में हमारा ए स्वर आ गया और वी स्वर हमारे पास जो एकांत माना जाता है वो हमारे सामने है, और इन दोनों को मिलाने से अर स्वर की आवृत्ति होती है, इसलिए हमारा कृष्णार्थी शब्द बना। अगला शब्द हमने लिया ग्रीष्मतु। ग्रीष्मतु,
अब इस शब्द के जब हम संधि विच्छेद के माध्यम से टुकड़े करते हैं, इस शब्द को जो हम संधि विच्छेद के माध्यम से बदलते हैं, तो हमें वही ध्यान रखना है कि शब्द के अंदर क्या अर शब्द की आवृत्ति हो रही है, क्या अर शब्द हमारा इसके बीच में बन रहा है। तो इसमें भी हमें ग्रीष्म ऋतु में अर शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है। हमारा अर शब्द ग्रीष्म ऋतु में छुपा हुआ है। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमारे लिए हो गया ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म में एस स्वर छिपा है और ऋतु शब्द को साथ में हमने परिवर्तित कर दिया, इसलिए ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलकर के हमारा ये बना गुण संधि का 9वें सूत्र के अनुसार। अगला शब्द हम लेते हैं राजश्री। राजश्री, राजश्री का संधि विच्छेद करते हैं तो राजश्री का संधि विच्छेद होता है राज प्लस ऋषि। जय में हमारा एस स्वर मौजूद है और ऋषि शब्द में री हमारा जो छिपा हुआ 13वां स्वर है वो स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा शब्द बन गया राजश्री। अब चलते हैं हमारे 10वें सूत्र की तरफ, जो होता है आ प्लस री बराबर अर, यानी कि सेम वही पैटर्न है लेकिन केवल हमें अपना स्वर चेंज करना है। तो स्वर है हमारा आ, तो आ और री मिलाकर के हमें ए शब्द की आवृत्ति करनी है। हमने शब्द लिया महर्षि। महर्षि शब्द में अर शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर शब्द हमारा बन रहा है। जब हम महर्षि शब्द के टुकड़े करेंगे तो हमें इसी सूत्र के अनुसार टुकड़े करने हैं कि हमारे जो पहला शब्द आएगा उस शब्द का आखिरी वर्ण, आखिरी जो वर्ण है उसमें आ स्वर की आवृत्ति होनी चाहिए। तो महर्षि शब्द के जब हम टुकड़े करते हैं तो हमारा शब्द होता है महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, हा शब्द के अंदर आ स्वर आ गया और री हमारे सामने मौजूद है, तो आ और री मिलकर के अर स्वर की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके कारण से महर्षि शब्द हमारा बना। अगला हमने लिखा ब्रह्मश्री। ब्रह्मश्री यानी कि ब्रह्मा प्लस ऋषि। ब्रह्मा के अंदर आ स्वर है और ऋषि हमारे सामने स्पष्ट तौर पर है, इसलिए ये शब्द हमारा बना ब्रह्मश्री। एक और शब्द लेते हैं जिसे हमें लिया महर्दी। महर्दी में भी अर जो शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है। तो महर्दी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ और री का प्रयोग करते हुए हम इसको बनाएंगे महा प्लस रिद्धि। महा प्लस रिद्धि, ये हो गया हमारा महर्दी। तो ये थे हमारे गुण संधि के अनुसार, गुण संधि के 10 सूत्रों के अनुसार हमारे संधि विच्छेद बनते हैं। ये है गुण संधि हमारा स्वर संधि का तीसरा भेद। अब हम चलते हैं स्वर संधि के चौथे भेद की तरफ, जो कि होता है वर्ण संधि, सॉरी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा है, इसमें ए और आ वर्ण से परे एच यानी कि ए ओ आई ओ होने पर पूर्व वर्ण के स्थान पर आ आई और ओ होते हैं। यानी कि ऐसा शब्द हमारे सामने आना चाहिए जिसमें ए औ आई और औ होने पर वह पूरा तरह से चेंज हो जाए और हमारे शब्द में आ आई और ओ शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। हमारा शब्द होगा उस शब्द के बीच में आ आई या ओ इन स्वरों का ही समावेश होगा, ये स्वर ही हमारे सामने मौजूद होंगे, वहां पर वृद्धि संधि का प्रयोग किया जाता है। अब वृद्धि संधि का जो पहला सूत्र है वो मैं आपको बताता हूँ आज। पहले सूत्र के अनुसार हमारा जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण ए या आ में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाद का जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण हमारा ए स्वर से खत्म होता हो, ए स्वर से शुरू होता होगा और इन दोनों को मिलाने के पश्चात हमें ऐ स्वर की आवृत्ति होती होगी, हमें ऐ स्वर प्राप्त होता होगा। अब जैसे हम इस सूत्र के अनुसार चलते हैं तो हमने शब्द लिया जनेकता। जनेकता
जनेकता में हमें आई शब्द की आवर्ती न शब्द के अंदर दिख रही है, न शब्द में आई स्वर हमारा छिपा हुआ है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ए या आ में से पहले शब्द का आखिरी वर्ण मिलना चाहिए और ए स्वर हमारा बाद में मिलती है। जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा जन प्लस एकता। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा नए शब्द में ए जो स्वर है वो छुपा है और ए हमारे सामने है, तो ए और ए मिलकर के ही हमारा आई स्वर बना है। ए और ए स्वर मिलाकर के आई स्वर बनने के कारण जनेकता शब्द बना है। और जहां इस सूत्र का प्रयोग होता है ए आर प्लस ए बराबर आई का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमेशा वृद्धि संधि का ही उदाहरण देखने को मिलता है। अगला शब्द ले लिया राजेश। राजेश ना लेकर के हमने लिया राजेश। अब राजेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, राजेश शब्द का संधि विच्छेद इसी तरह से होगा, राज प्लस एश, ए और ए मिलकर के हमारा आई बन गया। इसलिए राजेश शब्द भी वृद्धि संधि का ही एक उदाहरण है। ये तो हमने लिया केवल ए स्वर। अब हम अगर आ स्वर का शब्द लेते हैं तो हमारा शब्द आता है तथैव। तथैव शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें इसके टुकड़े करने के लिए करना पड़ेगा तथा प्लस एव। तथा में हमारा आ स्वर मौजूद है, लेकिन यदि हम तथा शब्द ना लिख करके यहाँ केवल तथ लिख देते हैं तो संधि विच्छेद का प्रकरण शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारे संधि विच्छेद हो जाते हैं, हमारे जब शब्द के टुकड़े हो जाते हैं, तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, जबकि तथ शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमेशा तथा शब्द का अर्थ होता है, इसलिए हमें तथा का ही प्रयोग करना है। दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, तभी हमारा संधि विच्छेद सार्थक सिद्ध होता है, सफल सिद्ध होता है। तो ये था हमारा आ स्वर को लेकर के। अगला हम समझ लेते हैं सदैव। सदैव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सदैव का संधि विच्छेद करने के लिए होता है सदा प्लस ए। सदा यानी हमेशा, तो एव माने ही या जैसे। इसलिए आ शब्द की आ स्वर की आवृत्ति सदा शब्द में हो चुकी है और ए स्वर हमारे सामने मौजूद है। आ और ए मिलकर के हमारा आई स्वर बन चुका है, ये हमारा स्वर बना सदैव। तो ये है वृद्धि संधि का पहला उदाहरण पहले सूत्र के अनुसार। आगे के सूत्रों को हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमें वृद्धि संधि का जो पहला उदाहरण सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है।